मन और साक्षी में भेद। साक्षी दृष्टा है, मन में जो भी चल रहा है। समझो अभी मन में कोई विचार आया, एक बात सुनिश्चित है कि जब यह विचार नहीं आया था तब भी मैं था। अभी विचार के दौरान मैं हूं और शीघ्र ही यह विचार चला जाएगा। कोई विचार या भाव भला कितनी देर टिकते हैं? कुछ सेकंड की ही उनकी जीवन कथा है बस। जब वह विचार चला गया, वो भावना चलेगी, तब भी तो मैं तो हूं। माना कि फिर दूसरा विचार आ जाएगा, कोई और भाव आ जाएगा। समझो क्रोध आ गया, क्षण भर पहले नहीं था, तो मैं तो था। क्रोध के पूर्व, क्रोध के दौरान मैं हूं। क्रोध कितनी ही देर रहे, आखिर तो चला ही जाएगा। चाहे कुछ सेकंड, चाहे कुछ मिनट, चाहे कुछ दिन, कोई भावना कभी टिकती है? मैं तो तब भी रहूंगा। ये मैं कौन हूं जो पहले भी था और बाद में भी हूं और उस दरमियान भी था? वह मेरा होना साक्षी चैतन्य है। मैं क्रोध का साक्षी था, फिर क्रोध के चले जाने का साक्षी हूं, और हो सकता है अभी क्षमा भावना आ गई हो, बिल्कुल विपरीत भावना, मैं इसका भी साक्षी हूं। ये भी चली जाएगी। कभी प्रेम आ जाएगा, कहीं घृणा आ जाएगी, कहीं कठोरता आ जाएगी, कहीं करुणा आ जाएगी, और कभी कभी कुछ भी नहीं होगा। हमेशा तो कोई भावना नहीं रहती, लेकिन तब भी वह भावातीत चैतन्य तो रहता है। तो मन के ये सारे खेल चल रहे हैं, वो भावनाएं हों, स्मृतियां हों, कल्पनाएं हों, विचार हों, धारणाएं हों, मान्यताएं हों, विश्वास हों, जो कुछ भी, उसके बिना भी हम हो सकते हैं, और किन्हीं किन्हीं क्षणों में हम होते हैं। रात गहरी नींद में मन के सारे क्रियाकलाप बंद हो जाते हैं, गहन सुसुप्ति में, तब भी हम तो होते हैं। सुबह उठ के जब हम कहते हैं कि आज बड़ी गहरी नींद आई, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ी ताजगी स्फूर्ति का एहसास हो रहा है, इसका मतलब उस गहन निद्रा में भी जब लग रहा था कि आदमी बिल्कुल बेहोश है, तब भी होश की एक सूक्ष्म मात्रा मौजूद थी, जिसको एहसास हो रहा था कि बहुत प्यारी नींद है। सारे सपने खो गए, कुछ नहीं। वरना सुबह उठ के रिपोर्ट कौन करता? ये सूचना कौन देता? कोई तो रहा। और किसी दिन हम कहते हैं कि आज अच्छा नहीं लग रहा, रात भर बड़े सपने चलते रहे, गहरी नींद ही नहीं लगी। इसका मतलब वह साक्षी चैतन्य रात भर मौजूद था, वो बता रहा है कि आज गहरी नींद नहीं आई। थके हुए हैं, सपने देख देख कर थक गए, ताजगी महसूस नहीं हो रही। तो हमारी तीनों अवस्थाओं में जिन्हें हम जागृति, स्वप्न और सुसुप्ति कहते हैं, तुरी का धागा इनके भीतर से होकर गुजर रहा है। जैसे माला के सब मनकों में से एक धागा जाता है, ऐसी वह तुरीय चेतना, वह साक्षी चैतन्य सारी अवस्थाओं में पिरोया हुआ है। निश्चित रूप से वह माला के घुरियों से भिन्न और पृथक है। उसका होना इंडिपेंडेंट है। वह बिना इन माला के घुरियों के भी हो सकता है, और इसकी क्षणिक झलक हमें कभी ना कभी मिलती है। सुंदर सूर्यास्त देख रहे हैं, रंग बिरंगे बादल और पंछी चहचहाते गुजरे, और क्षण भर को हम अवाक रह गए। अवाक का मतलब भीतर मन ने बोलना बंद कर दिया। इतने सुंदर दृश्य के प्रति हम संवेदनशील हो गए। उस गहन जागरूकता में निर्विचार की घटना घट गई। तो क्षणिक झलकें हमें हमेशा मिलती रहती हैं, जहां हमें साक्षी
मात्र का एहसास होता है। मन में जो कुछ भी हो रहा है, हृदय में जो कुछ हो रहा है, इसको हम इनर वर्ल्ड कह लें, आंतरिक जगत हमारा, इस सबसे भिन्न और पृथक हमारी स्वतंत्र सत्ता है। एक बात तो पक्की है ना, बचपन के साल 2 साल तक हमें भाषा नहीं आती थी, शब्द नहीं आते थे, तब भी हम तो थे। एक छोटा बच्चा चैतन्य तो है, संवेदनशील है, शब्द उसे नहीं पता, भाषा उसे नहीं आती, भीतर उसका कुछ चल नहीं रहा, लेकिन उसका होना तो पूरी तरह प्रखरता से मौजूद है। और इसीलिए बच्चे इतने आनंदित दिखाई पड़ते हैं, फूल जैसे खिले हुए। तो मन और दृष्टा साक्षी के भेद को खूब स्पष्ट समझें। साक्षी सदा सदा है और मन में तो सब कुछ परिवर्तनशील है, नदी के प्रवाह की भांति बदलता जा रहा है। इसलिए साक्षी को हम कहते हैं तटस्थ, कूटस्थ, किनारे बैठा हुआ देखने वाला। वह नदी के प्रवाह का हिस्सा नहीं है। आज का आखिरी सवाल है कि रोज समाधि समाप्त होने के मुश्किल से 10 सेकंड पहले ही मैं समाधि से वापस लौट आता हूं और लगभग साथ ही समाधि से वापस लौटने का निर्देश सुनाई पड़ता है। मुझे आश्चर्य होता है, यह कैसे होता है? क्या यह एक प्रकार की ऑटो हिप्नोसिस है? हाँ, आप चाहें तो इसको यह शब्द दे सकते हैं, आत्मसम्मोहन। इसकी तुलना मैं नींद की घटना से करना चाहूंगा। अगर आपको समझो सुबह जल्दी उठना है, ट्रेन पकड़नी और आपने 4 बजे का अलार्म भरा है, अक्सर ऐसा होगा सॉरी कि अलार्म बजने के 10-15 सेकंड पहले ही आपकी नींद खुल जाएगी। इतनी गहरी नींद में आपको कैसे पता चल गया कि 4 बजने वाले हैं? हैरानी की बात है। वैसे आपको जगा के पूछा जाए कि बताओ कितने बजे, आप कहोगे मुझे क्या पता, रुको घड़ी देखने दो। और अभी आप खर्राटे भर रहे थे और अचानक जाग गए। हमारे भीतर एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। अभी थोड़े दिनों पहले यूरोप के वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे थे यह जानने के लिए कि मनुष्य की वास्तविक नींद के घंटे कौन से हैं और एक इंसान को कितने घंटे एक्चुअल में सोना चाहिए। तो उन्होंने कोशिश की कि सब प्रकार की धारणाओं से मुक्त हो जाएं। तो कोई 1000 लोगों के लिए उन्होंने अंडरग्राउंड एक बस्ती बसाई, जहां सूरज चांद सितारे कुछ दिखाई नहीं देंगे। वहां कोई घड़ी, कोई मोबाइल, किसी प्रकार का कनेक्शन नहीं रहेगा जिससे हमें पता चल सके कि बाहर की दुनिया में कितने बजे हैं। वहां पे भोजन इत्यादि का इंतजाम, नींद का इंतजाम ऐसा था कि जब आपको नींद आए तो सो जाओ, जब भूख लगे तो खा लो, क्योंकि समय का तो कुछ किसी को पता ही नहीं है। सब चीजें रेडी हैं, सब सुविधाएं हैं, समय का भर नहीं पता। और अलग अलग महाद्वीपों के, अलग अलग देशों के लोगों को बुलाया गया था, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग टाइम जोन के, ताकि एक एवरेज निकाल सकें। तो पहले हफ्ता और सब जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं जहां से रिकॉर्डिंग चल रही है। बाद में डाटा कलेक्ट करेंगे, कौन आदमी कब सोया, कब उठा, कब उसने भोजन किया, कब नहीं किया। ये 1000 वॉलंटियर्स शुरुआत के 1 हफ्ते में तो वो अपने देश का जो टाइम जोन था उसके अनुसार जागे और उठे। समझो कोई ऑस्ट्रेलिया से आया था, तो ऑस्ट्रेलिया में जब सुबह होती है अक्सर उसकी नींद उस समय खुली। ऑस्ट्रेलिया में जब रात हो जाती है, 10-11 बज जाते हैं, तब वो सोया। तो अलग अलग देश के लोगों ने अलग अलग व्यवहार किया। हफ्ते भर बाद धीरे धीरे वो पैटर्न टूटना शुरू हुआ। धीरे धीरे एक जनरल पैटर्न उभरा और 2 महीने समाप्त होते होते जो डाटा कलेक्ट हुई उससे पता चला कि अधिकांश लोग
8 बजे सो जा रहे हैं, फिर एक बार लगभग 1:30-2 बजे या 2:30 बजे एक नींद खुलती है छोटी सी, फिर लग जाती है, और फिर सुबह 5 बजे जागते हैं। और एक बार वो जो दोपहर का भोजन है, अब वहां तो किसी को पता नहीं था कि दोपहर है, लेकिन एक भोजन करने के उपरांत, वहां तो डिवाइडेड नहीं था कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, लेकिन दोपहर को 1:30-2 बजे जो भोजन करते थे, उसके बाद आधा-पौन घंटे की नींद और आती थी। तब जाके समझ में आया कि मनुष्य के नींद के नॉर्मल घंटे ये हैं। अगर कोई हमें ना सिखाए, कोई हमें ना उठाए, कोई हमें ना सुलाए, तो अपने आप जो होगा वो हम सूरज की रिदम पकड़ लेंगे। सूरज डूबने के लगभग 1.5-2 घंटे बाद नींद आएगी। करोड़ों साल हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे जहां कोई घड़ी नहीं थी। पशु पंछी आज भी वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं। सूरज ढल गया, 1.5-2 घंटे में पूरा अंधेरा हो गया। हमारे भीतर पिनियल ग्लैंड है जो आज्ञा चक्र, वहां से मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन होने लगता है और नींद आने लगती है। जब भोर होती है, हमारी पलकें सेमी ट्रांसपेरेंट हैं, उनसे जैसे सूरज की रोशनी भीतर जाती है, तीसरे नेत्र से मेलाटोनिन रसायन का बनना बंद हो जाता है और हम जाग जाते हैं। और वे लोग जो अंडरग्राउंड रह रहे थे, यद्यपि वहां तो सूरज की रोशनी नहीं पहुंच रही थी, फिर भी किन्हीं अदृश्य धागों से वे अस्तित्व से जुड़े हुए थे और सोलर सिस्टम के साथ उनका जागना और सोना हो रहा था। ये बड़ी अद्भुत बात पता चली। एक और बात पता चली इस प्रयोग में कि पूर्णिमा के समय लगभग 20 मिनट नींद के कम हो गए। जैसे जैसे अमावस की तरफ बढ़े, नींद बढ़ती चली गई। जैसे जैसे पूर्णिमा आने का समय आया, नींद क्रमशः कम होती चली गई। तो अमावस्या और पूर्णिमा के समय की नींद में 20 मिनट का अंतर है। इस पे उन लोगों ने कई थ्योरी बनाई है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अलग अलग विचार हैं, उनमें आपस में सहमति नहीं है, लेकिन एक दो चीजें स्पष्ट समझ में आती हैं कि समुद्र किनारे या नदी किनारे, तालाब किनारे रहने वाले हमारे पूर्वज करोड़ों करोड़ों साल तक पूर्णिमा की रात को ज्यादा मछलियां पकड़ सकते थे, क्योंकि तेज रोशनी थी। अंधेरी रातों में भोजन एकत्रित करना संभव नहीं था। तो चाहे जंगल में रह रहे हो, वहां कुछ इकट्ठा करना हो, फल सब्जी पेड़ पौधे, चाहे समुद्र के किनारे, ये दो खास जगह थी जहां रह सकते थे। बिना पानी के तो आदमी रह नहीं सकता था, तो कहीं तालाब नदी के किनारे रहता था। तो पूर्णिमा की रात को एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता था रोशनी में भोजन एकत्रित करने का, मछली मारने का, फल फूल तोड़ने का। तो करोड़ों साल से वो हमारे जीन्स में, डीएनए में बात समा गई है। एक थ्योरी ये है। दूसरी थ्योरी कहती है कि पूर्णिमा को पृथ्वी बीच में है, एक तरफ सूरज है, एक तरफ चांद है, तो दोनों का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पे विपरीत दिशा में काम कर रहा है और इसलिए उस समय हमारे ऊपर गुरुत्वाकर्षण का बल मिनिमम है। इसी वजह से सागर में उत्तुंग लहरें उठती हैं, ज्वार भाटा आ जाता है। अमावस्या के दिन भी सूरज, चांद और पृथ्वी एक लाइन में होते हैं, लेकिन तब चांद बीच में होता है। अर्थात पृथ्वी के एक ही तरफ चांद होता है, उसी तरफ सूरज होता है। तो उस समय मैक्सिमम ग्रेविटेशन पृथ्वी पर पड़ता है। चांद अलग खींच रहा है उसी दिशा में और सूरज भी खींच रहा है उसी दिशा में। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये कहीं हमारी जीवन ऊर्जा को प्रभावित कर रहा है। एक थ्योरी उन वैज्ञानिकों की ऐसी कहती है। आश्चर्य नहीं कि भगवान बुद्ध और गुरु नानक देव और संत रविदास और अन्य बहुत से संत पूर्णिमा की रात को परम जागरण को उपलब्ध हुए।
ये संयोग नहीं है, कुछ प्रकृति का सहयोग उस दिन जागरण में है। वो ध्यानियों को इस सुअवसर का मौका नहीं खोना चाहिए। हाँ, एक उल्टी खोपड़ी महावीर थे, इसलिए उनका नाम महावीर पड़ा। वो प्रकृति की धारा के विरुद्ध तैर रहे थे। वो अमावस्या की रात को परम ज्ञान को उपलब्ध हुए, जहां सबसे कठिन है। सहज सरल था पूर्णिमा को जागना, लेकिन महावीर थोड़े अलग किस्म के आदमी हैं। वो जीवन की धारा के संग नहीं बहते, इसलिए उनका नाम महावीर। उनके माता पिता ने यह नाम नहीं दिया था, लोगों ने उनको नाम दिया उनकी शूरवीरता देख के। अमावस्या को जागना अत्यंत कठिन है, पूरी प्रकृति सुलाने की तरफ है, और उस समय जागना निश्चित रूप से प्रकृति के नियम के विपरीत जाना है। ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके कि हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे डीएनए में एक बिल्ट इन क्लॉक, एक बायोलॉजिकल घड़ी मौजूद है। इसलिए अगर हमने तय किया है, किसी प्रकार से हमारे मन में धारणा बन गई है कि इतनी देर बाद उठना है, हम उतनी देर बाद उठ जाएंगे। वो हमारे भीतर की घड़ी बता देगी। तो आप चाहे इसको ऑटो हिप्नोसिस कह लें, आत्मसम्मोहन कह लें, या इस ढंग से समझ लें कि हमारे अंदर ऑलरेडी एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, और अगर हमारा निर्णय पक्का है तो हम उठ ही जाएंगे। हाँ, अगर आपका निर्णय ही पक्का नहीं है तो बात अलग। आप पहले से डमाडोल थे कि देखो अलार्म भर तो ले रहे हैं 4 बजे का। लोग कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना चाहिए। खुल गई नींद तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, कल से करेंगे, परसों से करेंगे, 1 जनवरी से नया संकल्प लेंगे। आप पहले से डमाडोल हैं तो अभी आपकी नींद नहीं खुलेगी। आपके खुद के भीतर विपरीत बातें मौजूद हैं, तो बायोलॉजिकल क्लॉक किसकी सुनेगी? हमारा भूख लगना, यूरिनेशन, टॉयलेट जाना, सब चीजें एक बायोलॉजिकल क्लॉक से संचालित हो रहा है, ठीक उचित समय पे। केवल हमारा ही नहीं, अन्य पशु पंक्षियों का सबका वैसा हो रहा है। तो कहीं एक अदृश्य घड़ी है जो अपना काम कर रही है। हाँ, हमने घड़ियों को बनाकर हम उसके ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर हो गए, डिपेंडेंट हो गए, और वो प्राकृतिक घड़ी था, उससे हमारे संबंध छूट गए हैं। लेकिन टूट नहीं गए हैं। हम थोड़ा सा ही उस तरफ ख्याल करेंगे तो हम पाएंगे वो अपना फंक्शन बराबर कर रही है। इस पे प्रयोग कीजिएगा और आप पाएंगे आपके भीतर की बायोलॉजिकल क्लॉक एकदम सही काम कर रही है। यहां पर स्त्री पुरुषों की बायोलॉजिकल क्लॉक में थोड़ी भिन्नता है, इसका भी ख्याल रखिएगा। पति पत्नियों में जो बहुत सारे झगड़े होते हैं वो समय की वजह से होते हैं। शादी की पार्टी में जाना था, पति कार में बैठ के हॉर्न बजा रहा है कि देवी चलो, देवी कह रही घंटे भर से मैं कह रही हूं, आई 5 मिनट में, घंटे भर से कह रही हूं, आई 5 मिनट में। अरे थोड़ा धीरज रखो। महिलाओं की घड़ी अलग प्रकार की है, उसमें मिनट और घंटे और सेकंड क्या हैं वो ही समझती हैं। उनकी भाषा को पुरुष नहीं समझ सकते हैं, और पुरुष जो कह रहा है उसकी भाषा अलग है, उसको स्त्रियां समझ ही नहीं पाती। कैसे अधैर्यवान, जब देखो तब हड़बड़ी, जल्दी करो जल्दी करो। एक पति कह रहा था मुझे देखो 2 मिनट में रेडी हो गया, तुम हो कि घंटों लगा देती हो तैयार होने में। पत्नी बोली ये फर्क तो रहेगा ही रहेगा। अरे 2 मिनट मैगी और कश्मीरी पुलाव दोनों को पकाने में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा?
तुम्हारा क्या 2 मिनट मैगी। महिलाओं का टाइम क्लॉक अलग है, और दर्पण के सामने पहुंच के घड़ी बंद हो जाती है। कई बार तो रिवर्स उल्टी चलने लगती है। ऐसा फर्क प्रकृति ने बनाया है तो बनाया, क्या करो। नसरुद्दीन का बेटा 4 मक्खी मार के लाया। गर्मी के दिन थे, घर में बहुत मक्खियां थी। वो कहने लगा कि पापा इसमें से 2 फीमेल हैं 2 मेल हैं। नसरुद्दीन का हद हो गई, तूने कैसे पता लगाया। बेटे ने कहा कि 2 बैठी थी आईने पे, 2 बैठी थी आपकी दारू की बोतल पे। आदमी की भी घड़ी बंद होती है दारू की बोतल पे, दर्पण के सामने नहीं होती बंद। इस प्राकृतिक भेद का अगर हम स्मरण रखें, अलग अलग टेम्परेचर स्त्री और पुरुष के लिए अनुकूल हैं, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। जो है उसको स्वीकार कर, हमें उसमें से रास्ता निकालना चाहिए कि अब हम कैसे चैन से रहें। तो रात भर इसी पे झंझट चलती रहती है। किसी ने एसी का टेम्परेचर बढ़ा दिया, फिर दूसरे ने कम कर दिया, फिर पहले वाले की नींद खुल गई, वो झल्लाए हुए कि क्या पसीना पसीना हो गए, फिर उनने ठंडा कर दिया, दूसरा कह रहा मैं निमोनिया में मर जाऊंगा। वो पत्नी कह रही ठीक है, जो इंश्योरेंस करवाए कम से कम उसका कुछ तो फायदा मिले। LIC वाले इतने फायदा गिना गया, मगर एक तुम हो कि कोई फायदा होने नहीं दे रहे। महिलाओं को जरा सा कुछ लाभ मिले तो तुमको मुश्किल हो जाती है। दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है, दोनों की घड़ी अलग अलग हैं, और भी अनेक मामलों में एक दूसरे से काफी भिन्न हैं। इस भिन्नता के प्रति एक स्वीकार का भाव हो, तब हम अपने से भिन्न और पृथक को एप्रिशिएट कर पाएंगे। इस पे से लड़ाई झगड़ा और कलह नहीं होंगे, बल्कि हम मिलजुल के कुछ एक मध्य का रास्ता निकालेंगे कि दोनों के लिए ठीक हो सके। हमारे स्वामी सरबजीत जी हैं, उनकी पत्नी 18 डिग्री पे रात को एसी रखती है। वो 1 कंबल ओढ़ती है, सरबजीत जी 3 कंबल ओढ़ लेते हैं। रास्ता निकाल लिया। तो 3 कंबल ओढ़ लो। गिरधारी जी यहां बैठे, इनको हमेशा मैंने देखा मंकी कैप लगा के, मई जून के महीने में पूरा मुंह ढका हुआ, सिर्फ आंखें दिखाई दे रही हैं। भैया क्या करे, आदमी अपनी जान की रक्षा करेगा कि नहीं। रक्षा का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है। दूसरे की भिन्नता को एप्रिशिएट करते हुए, स्वीकार करते हुए कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, अब हम कोई रास्ता निकाल लें। समझदारी इसमें है कि हम एक ऐसा रास्ता निकाल लें कि दोनों जिसमें सुखी रह सकें। एक को कम मीठा अच्छा लगता है, एक को ज्यादा मीठा, एक को नमक मिर्च मसाले तेज चाहिए, एक को नहीं चाहिए। तो भाई कम वाली सब्जी बना लो, फिर जिसको एक्स्ट्रा डालना ऊपर से डाल लो। सिंपल सी बात। ना दूसरे को फोर्स करो कि वो आपकी पसंद की चीज खाए, और ना आप मजबूर हो कि उसके पसंद की बेस्वाद खाना खाओ। थोड़ी सी समझदारी हो तो रास्ता बहुत आसान है। और ना समझी पे तुम बैठ कुर्सी पे लड़ते रहे, ये क्या कर दिया, चाय है कि शीरा दे रही हो। एक पति कह रहा था पत्नी से, पत्नी किचन में चाय बना रही थी, कि बिल्कुल गरम गरम देना, तुम अक्सर ठंडी करके देती हो। पत्नी दौड़ी दौड़ी छन्नी और गंजी लेके आई और बोली लाओ तुम्हारे मुंह में ही छान दूं। ऐसा वाला रास्ता मत निकालना। बहुत गरम गरम लगा रखी, गरम चाय चाहिए, गरम चाय चाहिए, मजा चखा दिया। थोड़े से समझदार बने, है ना, दूसरे की पसंद नापसंद को समझें
और इस बात को जाने कि पसंद नापसंद एक सी नहीं हो सकती, इसमें भिन्नता रहेगी रहेगी। इसमें से अब एक मध्य मार्ग हमें निकालना है। चलिए आज की चर्चा को समाप्त करते हैं।